पहली हमारी वो हो गई थी, इस वीडियो का पहला पार्ट हो गई थी। अब हम इस वीडियो के दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें है पड़ा हमारे पास लाइबिलिटीज़ को हम देखेंगे करंट लाइबिलिटीज़ और नॉन करंट लाइबिलिटीज़, और एंड में हम देखेंगे शेयर होल्डर इक्विटी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। लाइबिलिटीज़ क्या होती है? अब हमने कोई चीज़ हमने कोई बेनिफिट या कोई एसेट हमने खरीदा, तो उसके बदले में जो चीज़ हमें देनी पड़ेगी वो हमारी लाइबिलिटी होगी, जिसे हम जिम्मेदारी कहते हैं। अब हम कोई सर्विसेज हायर करते हैं तो उसके बाद बदले में हमें जो चीज़ देनी पड़ती है, कोई इकोनॉमिक बेनिफिट्स हम लेते हैं तो उसके बदले में हमें जो चीज़ देनी पड़ती है तो उसे हम अपनी लाइबिलिटीज़ कहते हैं। लाइबिलिटीज़ क्या होती है? लाइबिलिटी सर्विस other entities in the future as a result of the past transaction। मतलब पास्ट ट्रांजेक्शन की वजह से जो चीज़ें हमने देनी होती हैं तो उनको हम लाइबिलिटीज़ कहते हैं, जिम्मेदारियाँ कहते हैं। अब लाइबिलिटीज़ दो तरह की होती है, करंट लाइबिलिटीज़ और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, या इसको नॉन करंट लाइबिलिटीज़ भी कहा जाता है। तो इसको आगे देखते हैं। करंट लाइबिलिटीज़ ऐसी लाइबिलिटीज़ होते हैं जो हमने ना विद इन दी 1 ईयर पे करनी होती है, जिसे हम ऑपरेटिंग साइकिल कहते हैं। किसी भी उसका ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर पे करनी होती है विद इन 1 ईयर या ऑपरेटिंग साइकिल, तो उनको हम करंट लाइबिलिटीज़ कहते हैं। अब करंट लाइबिलिटीज़ जो होती है वो एग्जिस्टिंग करंट लाइबिलिटीज़ भी हो सकती है या फिर क्रिएशन ऑफ अदर करंट लाइबिलिटी। मतलब एग्जिस्टिंग करंट लाइबिलिटीज़ जो कि हमारे पास ट्रेड में चल रही हैं, हम किसी से परचेज करते हैं, उसको 1 मंथ बाद या 2 मंथ बाद पे करते हैं तो हमारी करंट लाइबिलिटीज़ है। उसके अलावा हम कोई किसी से सर्विस लेते हैं तो उनको हम कुछ दिनों बाद पे करते हैं, वो हो गई करंट लाइबिलिटी। और यूजिंग करंट एसेट, हम करंट एसेट हमारे पास जो है ना, उनके अकाउंट्स को हम यूज़ करते हैं। इन्वेंट्री को जैसे परचेज करेंगे तो जैसे अकाउंट पेएबल, अकाउंट रिसीवेबल का ले लें, तो अकाउंट पेएबल जो है ना वो हमारी करंट लाइबिलिटीज़ होगी, जबकि अकाउंट रिसीवेबल हमारा एसेट है। तो हम एसेट के अकाउंट को ऐसे यूज़ कर रहे हैं, अकाउंट लाइबिलिटी अकाउंट, ठीक है। और इसके अलावा अदर करंट लाइबिलिटीज़ का अकाउंट भी बना सकते हैं, जैसे हमारी प्रीपेड या आउटस्टैंडिंग होती हैं। आउटस्टैंडिंग जो होती हैं वो हमारी लाइबिलिटीज़ होती हैं। अब इसमें वही करंट एसेट वाला तो करंट एसेट वाला अकाउंट यूज़ नहीं हो रहा, हम अलग से एक अकाउंट बनाकर उसको ट्रीट करेंगे। सबसे पहले हमारे आ जाते हैं पेएबल्स। पेएबल वो होते हैं जो हमने शॉर्ट टर्म्स में गुड्स और सर्विसेज जो ली होती हैं, उसके बदले में हम जो पैसे पे करते हैं उसको हम पेएबल्स कहते हैं। तो अनअर्न्ड इनकम ऐसी इनकम होती है जिसके हम सर्विसेज दे चुके हैं, जिसकी हमने सर्विसेज अनअर्न्ड इनकम, हमने इसकी पैसे एडवांस ले लिए होते हैं लेकिन सर्विसेज अभी नहीं दी होती, ना ही गुड्स दी हुई होती है। अब अक्सर हम एडवांस पेमेंट ले लेते हैं, गुड्स हम 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, 2 हफ्तों बाद, 2 दिनों बाद सेंड करते हैं, तो इसे हम अनअर्न्ड इनकम कहते हैं। उसके बाद अदर करंट लाइबिलिटीज़ भी होती हैं, दूसरी भी होती हैं। तो हम आगे चलते हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ वो होती हैं जो कि 1 साल से ज़्यादा के लिए ड्यू होती हैं, तो उनको हम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ कहते हैं। उनकी टाइप दो यहाँ पर, फाइनेंशियल एग्रीमेंट ऑफ एसेट, ऑपरेशनल ऑब्लिगेशन, या फिर हम एसेट के लिए फाइनेंशियल एग्रीमेंट ले लेते हैं कि हम लॉन्ग टर्म हमारी लाइबिलिटी है उसको काफ़ी दिनों बाद हम पे करेंगे, एसेट हमने आज खरीद ली है। उसके अलावा ऑपरेटिंग ऑब्लिगेशन, हम बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं, उसके लिए हम बाहर से है ना पैसे लेकर आते हैं, तो वो हमारी लाइबिलिटीज़ बन जाएगी, तो उसे हम ऑपरेशनल ऑब्लिगेशंस कहते हैं। जो हम बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं, ऑपरेट करने के दौरान जो हमें ऑब्लिगेशन देनी पड़ रही है उन्हें हम ऑपरेटिंग ऑब्लिगेशन कहते हैं। अच्छा, इनमें सबसे पहले अपना फाइनेंशियल एग्रीमेंट जो है ना उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले होता है नोट पेपर। नोट पेपर ये होता है प्रोमिसरी नोट। हम किसी के साथ है ना नोट लिख लेते हैं कि हमने 2 साल बाद, 1 साल बाद आपको ये पैसे देने हैं, तो वो हमारे लिए नोट पेएबल होगा, उस कंपनी के लिए नोट रिसीवेबल होगा। इसमें प्रोमिसरी नोट का मतलब ये है कि हमने प्रॉमिस किया हुआ है उनसे कि हमने इतने पैसे आपके देने हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, प्रोमिसरी नोट के लिए अगर हम कोई प्रॉपर्टी, कोई एसेट को हम रखवा लेते हैं तो उसे हम मॉर्गेज कहते हैं। मॉर्गेज का मतलब यही होता है कि हमने गिरवी रखवाना, ठीक है, तो वो हमारा मॉर्गेज लोन होगा। उसके बाद है क्रेडिट एग्रीमेंट। रीडिंग लाइन दैट क्रेडिट दैट में एक्वायर अ कम्प्रीहेंसिव बैनर,
मतलब क्रेडिट किसी से हमने क्रेडिट लिया हुआ है, यानी कि कर्जा लिया हुआ है, तो उनको हमने कुछ अरसों बाद पे करना है। हमारा एक एग्रीमेंट हुआ है कि हम आपको ये पैसे भी वापस करेंगे, साथ इसके साथ कंपनसेट भी करेंगे, मतलब जो इंटरेस्ट वगैरह वो भी देंगे, तो उसे क्रेडिट एग्रीमेंट कहा जाता है। ये हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में आते हैं। अच्छा, इट्स रिटर्न फॉर गिविंग अ क्रेडिट एग्रीमेंट द बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनी ऑब्टेन। अभी मतलब वही हो गया ना कि हम अगर बैंक के साथ क्रेडिट एग्रीमेंट करें या इंश्योरेंस कंपनीज के साथ एग्रीमेंट करें, तो जब वो मैच्योर होगा तो उसके साथ हमें जो उसकी पार अमाउंट है, जो कि रिटर्न अमाउंट है, उसके साथ हमें कुछ इंटरेस्ट देना पड़ता है, जिससे वो कह रहा है कि फीस का नाम दे रहा है। अगर बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनी हमारे साथ क्रेडिट एग्रीमेंट करती है तो वो हमसे फीस लेती हैं। नो लाइबिलिटी एंटी द फंड्स आर ड्रॉन। अब ये है अपना कि अगर हम क्रेडिट एग्रीमेंट कर लेते हैं, क्रेडिट एग्रीमेंट करने के बाद उनसे अगर हम पैसे ना लें तो हमारी कोई लाइबिलिटी नहीं होती। जब हम उनसे पैसे लेंगे, मतलब हमने कहा था कि हम आपसे इतने पैसे लेंगे क्रेडिट के तौर पर, उधार के तौर पर, लोन के तौर पर, तो उनसे हम जैसे जब पैसे लेंगे तब हमारी लाइबिलिटी बनेगी कि हमने उसको वापस पे करना। उससे पहले तक कोई, अगर जो रिटर्न हो जाता है तो उसमें कोई लाइबिलिटी नहीं बनेगी। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं बॉन्ड पेबल। बॉन्ड पेबल होते हैं जो कि पार के ऊपर बिकते हैं, प्रीमियम के ऊपर बिकते हैं, डिस्काउंट के ऊपर बिकते हैं। प्रीमियम और डिस्काउंट इज अमोर्टाइज इन दी इंटरेस्ट एक्सपेंस। ये जब हम अमोर्टाइजेशन टेबल बनाते हैं तो उसमें प्रीमियम और डिस्काउंट को हम अमोर्टाइज करते थे। बॉन्ड कैरी वैल्यू इज अमोर्टाइज टू पार वैल्यू। जो कैरिंग वैल्यू होती है उसको अमोर्टाइज पार वैल्यू के ऊपर किया जाता है। उसके अलावा कन्वर्टेबल बॉन्ड्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू कॉमन स्टॉक। ये जो पिछला कॉन्सेप्ट है पर हमने अभी पढ़ा है डाइल्यूटेड ईपीएस का, उसमें ये है पर कन्वर्टेड जो बॉन्ड्स होते हैं या डेब्ट होता है उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं स्टॉक्स में। कन्वर्शन फीचर इनहांस द बॉन्ड सेलिंग प्राइस। अब जब कन्वर्शन फीचर होता है ना कि ये इन फ्यूचर कन्वर्ट हो सकते हैं इसमें कॉमन स्टॉक में, तो इसकी वजह से है ना इसकी प्राइस ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, बॉन्ड है ना, बॉन्ड अगर बॉन्ड की मार्केट और हम मार्केट और बॉन्ड की जो कॉन्ट्रैक्चुअल प्राइस है उसका डिफरेंस, उसका यानी कि कंपैरिजन कर लेते हैं। अगर बॉन्ड की प्राइस कंपनी बेचना चाहती है 8 रुपये से, 8% से, मार्केट उसे कर रही है, मार्केट का रेट है 6%, तो कंपनी ज़्यादा पैसे की बेच रही है, तो मतलब प्रीमियम पे होगा। अगर कंपनी बेचना चाहती है 8% से, कंपनी बेचना चाहती है 8% से और मार्केट में भी 8% का बिक रहा है तो वो पार वैल्यू पे होगा। कंपनी बेचना चाहती है 8% से, मार्केट में वो बिक रहा है 10%, तो वो प्रीमियम पे हो, वो डिस्काउंट पे होगा, क्योंकि कंपनी तो कम पैसों पे बेच रही है, मार्केट में उसका रेट ज़्यादा है। डेफर टैक्स ऐसे टैक्स होते हैं जो कि हम ने कम पे करना था, ज़्यादा पे कर लिया, ज़्यादा पे करना था, कम पे कर लिया, तो ये हमारे पास डेफर टैक्स होते हैं। मतलब अकाउंटिंग मेथड हम डिफरेंट यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से ना टैक्सेस जो पेमेंट होती है उसका डिफरेंस आ जाता है, तो इस डिफरेंस को हम डेफर टैक्स कहते हैं। ये लिखा हुआ है, दिस डिफरेंस इज कॉल्ड डेफर टैक्स। ये हमारी लाइबिलिटीज़ भी होती है, एसेट भी होते हैं, इधर उधर लाइबिलिटीज़ के उसमें लिखा हुआ है। अब वारंटी ऑब्लिगेशन, वारंटी ऑब्लिगेशन ये होती है हम अपनी प्रोडक्ट के ऊपर जो वारंटीज़ देते हैं ना, तो जब वो वारंटीज़ क्लेम करते हैं कोई भी हमारे कस्टमर्स, तो उनको जो हम कंपनसेट करते हैं तो उसको हम वारंटी ऑब्लिगेशन कहते हैं। अब इसको है ना दोनों तरीक़ों से चार्ज किया जाता है, बैलेंस शीट में भी चार्ज किया जाता है या फिर चार्ज इन एक्सपेंसेस से भी चार्ज किया जाता है। अब नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट ऐसा इंटरेस्ट होता है जो कि सब्सिडरी जो हमारी कंपनी होती है ना, उसका हमारी कंपनी में जो इंटरेस्ट होता है, जो हिस्सा होता है, उसे हम कहते हैं नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। इसको मिनॉरिटी इंटरेस्ट भी कहा जाता है। उसके अलावा ये ओनरशिप रिफ्लेक्ट करते हैं जो कि कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट में सब्सिडीज की होती है कि कितनी हमारी उसमें इंटरेस्ट है अपना। ठीक है, अब इसको आगे चलते हैं। ये वो होती है, यानी कि ये बताया हुआ है कि पेरेंट कंपनी जो होती है ना, उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सब्सिडीज का जो इंटरेस्ट होता है ना, उसको मिनॉरिटी इंटरेस्ट कहा जाता है। ये मटेरियल होता है और इसकी परफॉर्मेंस को ट्वाइस कर देता है। उसके अलावा वंस एज अ लाइबिलिटी एंड वंस एज अ लाइबिलिटी टू बी कन्वर्जन एंड देन द शेयर होल्डर इक्विटी। पहले तो इसको लाइबिलिटीज के हिसाब से है ना ट्रीट किया जाता है और दूसरी के शेयर होल्डर इक्विटी में रिटेन अर्निंग में ना शो किया जाता है इसको एज अ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। उधर उधर नॉन करंट लाइबिलिटीज में रिडीमेबल प्रेफर स्टॉक आते हैं, एक्सक्लूड फॉर द शेयर होल्डर इक्विटी, मतलब कि जो ऐसे शेयर ऐसे
शेयर होल्डर इक्विटी में से जो स्टॉक माइनस कर दिया जाता है उन्हें रिडीमेबल प्रेफर्ड स्टॉक कहते हैं, और ये एनालिसिस के लिए एज अ लायबिलिटी ट्रीट होता है। अब स्टॉक होल्डर इक्विटी पे बात करते हैं, इसे हम शेयर होल्डर इक्विटी भी कहते हैं। तो ये है ना, रेजिडुअल ओनरशिप होती है, इंटरेस्ट होता है इन द एसेट ऑफ द एंटिटी दैट रिमेन आफ्टर डिडक्टिंग यूजुअली लायबिलिटी। अब कोई भी कंपनी जब बनती है, इनकॉर्पोरेटेड होती है, तो वो अपने शेयर इशू करती है, तो बाहर के लोग आके उसके शेयर को परचेज करते हैं। वो जो परचेज करते हैं वो अपने आप को उस कंपनी का हिस्सादार बनाते हैं। अच्छा, इसमें जो शेयर होल्डर इक्विटी होती है, इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होती है पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार, और दूसरा होता है रिटेन अर्निंग। अब आगे हम इनकी डेफिनेशन वगैरह देखते हैं तो फिर आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, टू बेसिक टाइप्स ऑफ कैपिटल स्टॉक के टू बेसिक टाइप्स होते हैं। सबसे पहले प्रेफर्ड और कॉमन, दो टाइप के स्टॉक होते हैं, प्रेफर्ड स्टॉक और कॉमन स्टॉक। अब इनके ऊपर एक पार वैल्यू होती है जो कि उसके ऊपर रिटर्न होती है। प्रेफर्ड स्टॉक हो चाहे कॉमन स्टॉक हो, उसके ऊपर स्टेटेड वैल्यू कहते हैं, जिसे उसे हम पार वैल्यू कहते हैं। और उसके बाद कंसीडर एज लीगल कैपिटल बाय मैनी स्टेट के, इसको लीगल कैपिटल समझा जाता है कि ये कैपिटल जो हम शेयर होल्डर से लेते हैं ये लीगल होता है। और उसके बाद एस्टिमेटेड बाय द आर्टिकल ऑफ इनकॉर्पोरेशन। आर्टिकल ऑफ इनकॉर्पोरेशन जब कंपनी बनती है तो वो इसको जब रजिस्टर किया जाता है तो उसको आर्टिकल ऑफ कॉर्पोरेशन लिखते हैं, तो उसी के ज़रिए उसकी जो रिटन डाउन वैल्यू या स्टेटेड वैल्यू होती है ना स्टॉक की, वो डिटरमाइन की जाती है। अच्छा, यूजुअली मिनिमल वैल्यू, और ये इसकी मिनिमम वैल्यू होती है जो कि उसके ऊपर स्टेटेड होती है। तो शो स्टेट अलाउ, कुछ स्टेट्स में ये भी है पर कि वो जो पार वैल्यू जो कि हमने आर्टिकल ऑफ इनकॉर्पोरेशन में लिखी होती है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो उसी के ऊपर भी स्टॉक को इशू करें। वो अपनी मर्ज़ी से किसी भी वैल्यू पे स्टॉक को इशू कर सकते हैं। ये कुछ स्टेट्स अलाउ करती हैं, मतलब वो इशू करते हैं नो पार स्टॉक, मतलब पार वैल्यू के ऊपर स्टॉक को इशू नहीं करते। अच्छा, उसके बाद है अपना स्टॉक होल्डर इक्विटी में एडिशनल पार्ट क्या होता है कि जो हम पार वैल्यू से एक्सेस लेते हैं तो उसको हम एडिशनल पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार कहते हैं। उसके बाद अदर सोर्सेज में आता है टैली स्टॉक ट्रांजैक्शन। टैली स्टॉक वो होते हैं जो कंपनी खुद परचेज की जाती है, और स्टॉक डिविडेंड ट्रांजैक्शन, और उसके अलावा डोनेशन कैपिटल। इनकी वजह से भी कंपनी की जो वो होती है ना पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार, उसमें इजाफा होता है। अब कॉमन स्टॉक होते हैं शेयर होल्डर ओनरशिप, उनके पास वोटिंग राइट होता है। इलेक्शन जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के इलेक्शन होते हैं उनमें पार्ट करते हैं, और मेजर कॉर्पोरेट डिसीजन में इनका वो होता है, हिस्सा होता है। और लिक्विडिटी राइट होता है सेकेंडरी टू क्रेडिटर और प्रेफर स्टॉक। ठीक है, उसके बाद है प्रेफर स्टॉक में वोटिंग राइट नहीं होता उनके पास। मे कैरी ऑल एंड ऑल एनी और ऑल दीज फीचर, ये इन सब के फीचर्स होते हैं कि उनको डिविडेंड दिया जाता है, अकोमोडेशन ऑफ डिविडेंड होती है, पार्टिसिपेशन इन एक्सेस ऑफ द स्टेट डिविडेंड ट्रेड। अच्छा, उसके बाद अपना कन्वर्टिबिलिटी टू कॉमन स्टॉक है, पर ये उनका राइट होता है। कॉलेबिलिटी बाय द कॉर्पोरेशन, यानी कि जब भी कॉर्पोरेशन कहे ना उसको कॉल कर सकती है, मतलब प्रेफर स्टॉक वालों को कह सकती है कि मुझे स्टॉक वापस करो, मैं आपको आपके पैसे वापस करती हूँ। और रिडेम्पशन एट द फ्यूचर मेच्योरिटी डेट जब हो जाती है तो उनको रिडेम्पशन दी जाती है, मतलब जितने पैसे बनते हैं उनको वापस किए जाते हैं। प्रेफर इन लिक्विडेशन सेकेंडरी टू द क्रेडिटर, क्रेडिटर से ज़्यादा लिक्विडेट होते हैं ये प्रेफर स्टॉक। डोनेटेड कैपिटल, बहुत सारी कंपनियां हैं ना, वो कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जो कि शेयर नहीं खरीदते, लेकिन कैपिटल डोनेशन उन्हें कहते हैं। मैनी में भी इंक्लूड इन पेड इन कैपिटल। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। डोनेटेड बाय आउटसाइड, बाहर की कंपनियां इसमें डोनेट करती हैं। शेयर होल्डर सरेंडर ऑफ स्टॉक, ये इसकी एग्जांपल है कभी। उसके बाद रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग वो होती है अनडिस्ट्रीब्यूटेड इनकम जो कि कॉर्पोरेशन में पड़ी होती है, तो उसे रिटेन अर्निंग कहा जाता है। नेट इनकम फॉर ऑल, मतलब नेट इनकम जितने भी पीरियड की होती है उनको सबको जमा किया जाता है रिटेन अर्निंग में। उसके बाद हम डिविडेंड लेस कर देते हैं बोथ कैश और स्टॉक। तो उसके बाद उधर में आ जाती है कर्सी रिकॉग्नाइजेशन, eliminate a deficit balance of the retained earning and equal to the amount of the retained capital। तो इसमें बस डेफिनेशन ही लिखी हुई है और इसमें कुछ ऐसा सच बात नहीं है। और अकोमोडेटेड अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम जो कि हमारी जो ऑपरेशन से आती है,
नॉर्मल ऑपरेशन और जो कि हम रूटीन के ऑपरेशन नहीं होते उनसे जो आगे जो इनकम बनती है उसे हम कम्प्रीहेंसिव इनकम कहते हैं, वो इसमें लिखी जाती है शेयर होल्डर इक्विटी में। और उसके अलावा डिस्क्लोजर ऑफ सेपरेट कंपोनेंट ऑफ फेस टू फेस बैलेंस शीट एंड इन ऑन नोट्स, मतलब अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम को बैलेंस शीट में भी इंक्लूड किया जाता है और नोट्स में भी इंक्लूड किया जाता है। अब उसके बाद अपना एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप कंपनी, बहुत सारी कंपनीज होती हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को पेंशन नहीं देती। जब जब उनका एम्प्लॉयज़ रिटायर होता है तो उनको है ना स्टॉक की ओनरशिप दे कंपनी की ओनरशिप दे देती हैं। तो ये अपना कि मनी परचेज पेंशन प्लान होता है या कम्बिनेशन ऑफ स्टॉक बॉन्ड्स और मनी परचेज पेंशन प्लान, तो उसके तहत उन्हें स्टॉक में हिस्सा दे देते हैं। इससे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों को टैक्स बेनिफिट होता है, ठीक है। उसके बाद अन कम्प्रीहेंसिव डिक्रीज शेयर होल्डर इक्विटी कंपनसेशन डिक्रीज द शेयर होल्डर इक्विटी, अगर हम उसको शेयर होल्डर इक्विटी में रिटेन अर्निंग भी आती है ना, हम अगर रिटेन अर्निंग के प्रॉफिट में से उनको पेंशन दे देंगे तो हमारी जो शेयर होल्डर इक्विटी है ना वो डिक्रीज हो जाएगी। जबकि हमें जब ओनरशिप में हिस्सा देते हैं तो वो शेयर होल्डर इक्विटी पे ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद ट्रेडी स्टॉक ऐसे स्टॉक होते हैं जो कि कंपनी खुद परचेज कर लेती है। रिकॉर्ड ट्रेड स्टॉक इन टू वेज पे रिकॉर्ड की जैसे पार वार और पार वैल्यू मतलब कि जो उसके ऊपर जो पेड अप कैपिटल है उसको रिमूव करके जो इनर प्राइस उस पर इशू कर दो। उसके बाद कॉस्ट मेथड एक्चुअली जो रिकॉर्डेड टेक्निकल स्टॉक की कॉस्ट होती है उसी के ऊपर रिकॉर्ड किया जाता है। मोस्ट ऑफ द फर्म रिकॉर्ड करती हैं ट्रेड स्टॉक को कॉस्ट के ऊपर। अब स्टेटमेंट ऑफ शेयर होल्डर इक्विटी को रिकॉन्साइल द बिगिनिंग एंड एंडिंग बैलेंस ऑफ द शेयर होल्डर इक्विटी अकाउंट, change in the shareholder equity account, issuance of the stock, increase in the paid up capital, acquisition of treasury stock, increase the treasury stock, net income, increase the return earning। ये बिल्कुल सिंपल बातें हैं, सिर्फ पढ़ने की हैं, इतनी समझने की जरूरत नहीं, समझ ही आ रही होगी आपको। डिविडेंड डिक्रीज द रिटर्न अर्निंग, डिविडेंड जितना देंगे रिटर्न अर्निंग डिक्रीज होगी। नेट इनकम जितनी आएगी रिटर्न अर्निंग इंक्रीज होगी। स्टॉक इशू करेंगे पेड अप कैपिटल इंक्रीज होगा। This amount is deducted this amount is related to the comprehensive income। अब हमने बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसमें कुछ है ना हमारे पास प्रॉब्लम आते हैं जिसे हम कह सकते हैं यानी कि डाउन साइज ऑफ या ब्लैक साइज ऑफ बैलेंस शीट। इसमें सबसे पहले आता है फाइनेंशियल एनालिसिस। उन्होंने बताया कि मैनी एसेट रिकॉर्डेड एट द कॉस्ट रेदर देन द फेयर वैल्यू, बहुत सारे एसेट को हमने कॉस्ट के ऊपर रिकॉर्ड किया, उसे फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं किया, जिसकी वजह से हमें इशू आते हैं। और वैरायटी वेरिएशन मेथड, हमारे पास वेरिएशन बहुत सारे मेथड होते हैं किसके अकाउंटिंग के, तो जिसकी वजह से ना हमारी बैलेंस शीट एक्यूरेट नहीं होती। उसके बाद विद फिल्म प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिफरेंट, हमारी फिल्म के अंदर प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट मेथड डिफरेंट होते हैं। उसके अलावा इंडस्ट्री में फिल्म टू फिल्म डिफरेंट होते हैं, जिसकी वजह से हमारी बैलेंस शीट एक ही जैसी नहीं बनती। नोट ऑल आइटम वैल्यूज, कुछ वैल्यूज़ तो एसेट के ऊपर लिस्टेड होती हैं, लेकिन सारी जो एसेट की वैल्यूज़ है ना उनको एसेट के ऊपर लिस्ट नहीं किया हुआ था। तो इसी वजह से ना इनमें डिफरेंस आ जाता है। तो उसके बाद अपना कैरिड कंटीजेंट लाइबिलिटीज़ में भी, कंटीजेंट लाइबिलिटीज़ ऐसी लाइबिलिटीज़ होती हैं जो कि फ्यूचर में अक्कर होनी हैं, तो उनको कंटीजेंट लाइबिलिटीज़ कहा जाता है। तो ये फ्यूचर में अक्कर होती हैं, तो इस वजह से हमें इनको इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता। अब जो IFRS वो कैसे कहते हैं, IFRS में पहले होता है एसेट सेक्शन, उसमें सबसे पहले नॉन करंट एसेट और प्रेजेंट फर्स्ट, फिर उसके बाद करंट एसेट, ठीक है। फिर लाइबिलिटी सेक्शन, उनमें सबसे पहले कैपिटल एंड रिजर्व लिखे जाते हैं, फिर नॉन करंट लाइबिलिटीज, फिर लास्ट में करंट लाइबिलिटीज, जो हमने शुरू में पहले वीडियो में देखा था सबसे पहले जिसमें रिपोर्ट फॉर्म बनी हुई थी, तो उसमें ऐसे होता है। तो उसके बाद सब्सिक्वेंट इवेंट, ऐसे इवेंट होते हैं जो कि अकाउंटिंग जो पीरियड होता है उसके बाद होते हैं। तो उनमें दो तरह के इवेंट आ जाते हैं। जो पहले इवेंट होते हैं ना, जो है इवेंट रिक्वायरिंग रिटोर्वेशन रिकॉग्नाइजेशन, ऐसे इवेंट जो अक्कर हो चुके हैं, बैलेंस शीट बन चुकी है, लेकिन हमें ज़रूरत है कि इसका चेंज को हमने बैलेंस शीट में शो करना है, तो उसको हम इवेंट रिक्वायरिंग रिटोर्वेट रिकॉग्निशन कहते हैं। और दूसरे इवेंट होते हैं कि सिर्फ हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो नोट्स होती हैं उनमें सिर्फ डिस्क्लोजर देना होता है, तो उनको ये इवेंट कहते हैं कि सिर्फ हमने नोट्स में डिस्क्लोजर देना होता है। ये
तब पेश आते हैं जब बैलेंस शीट बन जाती है और अभी स्टेटमेंट इशू नहीं होती, उनके दरमियान जो इवेंट होते हैं उन्हें हम सब्सिक्वेंट इवेंट कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। बाकी चैप्टर्स की भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, जैसे भी होती है मैं उसको साथ साथ अपलोड करता रहूँगा ताकि आप सबको फ़ायदा हो जाए। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।